जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। क्योंकि पिछली क्लास में मैंने महत्वपूर्ण तरीके से आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तथा महत्वपूर्ण तरीके से शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। आज हम प्रमुख रूप से बात करने वाले हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो नियम होते हैं और अधिनियमों के बारे में, अधिकारों के बारे में बात करने वाले हैं प्रमुख रूप से। तथा धार्मिक जो स्वतंत्रता का अधिकार था, उसके दो अनुच्छेद बचे हुए थे, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28। उसके बारे में प्रमुख रूप से हम वार्ता करेंगे। विद्यार्थी, यदि आप सोचते हैं अपने जीवन में उपलब्धता प्राप्त करनी है और इस बार 2023 के अंतिम अंतिम तक बेहतरीन सी जॉब प्राप्त करनी है, तो भैया मैं बता रहा हूँ, जुड़ जाइए। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से फ्यूचर एकेडमी XYZ के माध्यम से मैं इस तरीके का कंटेंट आपको देने का कार्य कर रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। भैया याद रखिएगा इस बात का, यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो जीवन में एक चीज़ रखिएगा, रेगुलरिटी मेंटेन रखिएगा। क्योंकि अगर आप अपने जीवन में रेगुलर नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप उन बच्चों से पीछे हो जाएंगे जो इस फाइट में आपसे फाइट करने का कार्य करेंगे। सोचिए, यदि आप अपने हाथों से नोट्सों को बनाने का कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने दिमाग में आप लिखने का कार्य करते हैं। विद्यार्थियों में इसकी आपको PDF दे सकता हूँ, सब चीज़ें प्रोवाइड करा सकता हूँ, लेकिन आपको बता देना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यदि आपको आवश्यकता पड़ेगी इस चीज़ की कि नहीं मुझे इस चीज़ के नोट्स बनाने चाहिए, तो आप अपने हाथों से बनाएंगे और वही आपके लिए आविष्कार होगा। और कहीं ना कहीं इतने बेहतरीन आपके नोट्स अपने हाथों से बने होंगे और वो आपको अपनी भाषा में लिखे होंगे, आपको जल्दी याद हो जाएंगे भैया। एक बार लिखते समय आपके दिमाग कैप्चर करता है उन शब्दों को कि हमने ये सारे शब्द पढ़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप एग्ज़ाम की सीट पर बैठते हैं तो आपको वही चीज़ें आपको रिपीट होने का कार्य करती हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। बात तो करेंगे आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है ही महत्वपूर्ण, लेकिन आपको बता दें, यदि आपको यह बात कहता हूँ मैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए ये सारे क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, लेकिन इससे आपका जीवन भी बनेगा और इसके अलावा आपको इस चीज़ से इतनी बेहतरीन सी नॉलेज मिलेगी जो कहीं ना कहीं काबिलियत तारीफ़ होगी। मैं यह नहीं कहता कि जो सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, वही इस वीडियो को देखें, बल्कि मेरा मानना तो यह है सभी लोगों को इस वीडियो को देखना चाहिए। संविधान पॉलिटी को सभी लोगों को जानना चाहिए। और मैं किसी सब्जेक्ट को नहीं कहता हूँ कि आप जानिए, लेकिन पॉलिटी आपको पता होना चाहिए, संविधान पता होना चाहिए। आखिर आपको किस प्रकार पुलिस वालों पर आप ऑप्शन उठा सकते हैं, यदि आपकी कोई गलती है कि नहीं है, सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप पढ़े लिखे हुए हैं, क्या हैं आप लोग, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपको सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होगी तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा आपके जीवन के लिए। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर, प्रारंभ करते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास। देखते हैं आज की क्लास में क्या महत्वपूर्ण है। हमने बात की थी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिनियम। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिनियम है, इसमें अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर 28 के बारे में बात किया गया है। अगर हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिनियम की बात करें तो 25 से लेके 28 अनुच्छेदों के बारे में हमने पढ़ना है इसमें। इसके अलावा आपको बता दें, हम 26 तक के अनुच्छेद पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे और आज हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद नंबर 27 की। अगर हम अनुच्छेद नंबर 27 की बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अनुच्छेद नंबर 27। अनुच्छेद नंबर 27 कहता है धार्मिक कार्य पर रखने पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। कहना सर ये बात तो हमें समझ में ना आई, धार्मिक कार्यों पर रखे हुए धन पर टैक्स नहीं लगेगा? हाँ भैया जी, नहीं लगेगा टैक्स। आप लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों, जितने विद्यार्थी जुड़े हों उसमें से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो वैष्णो देवी तो गए ही होंगे। वैष्णो देवी में आपने देखा होगा एक कांच का हॉल है, वहाँ पर लोग वाग पैसा गिनते हैं, जो दक्षिणा आती है ना वो पैसा गिनते हैं। तो भैया आपको बता दें, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, उस पर कोई भी पैसा आपको चार्ज नहीं, सरकार चार्ज नहीं करती है। आपको बता दें, यदि आप अपनी इनकम को कमाते हैं, मान लीजिए आप कई बिजनेसमैन हैं और आपने 1 लाख रुपए कमाया, 1 लाख की तो छूट रहती है, मान लो आपने 10 लाख रुपए कमाए, तो 10 लाख रुपए में से कुछ पैसा जो है वो सरकार को देना पड़ेगा टैक्स के रूप में। और भैया आपको बता दें, टैक्स भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या भैया जी? टैक्स भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ टैक्स महत्वपूर्ण है। भैया आप सोचिएगा एक बात को कि मान लीजिए आपने टैक्स नहीं भरा, ठीक है, आप जैसे आपकी भरने की दमी नहीं है तो एक अलग बात है, लेकिन आप भरते हैं टैक्स, किसी ना किसी रूप में भरते हैं। सभी लोग, आपको बता दें, सभी जितने भी इस भारत में, इस दुनिया में जो भी लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं टैक्स भरने का कार्य करते हैं। बशर्ते क्या, अलग अलग माध्यम होते हैं। इंडिया में रहने वाले सभी लोग टैक्स भरने का कार्य करते हैं। कहना सर हम तो टैक्स भरते ही ना है,
देखो भैया कैसे भरते हो आप टैक्स, मैं बताऊं आज आपको। देखो, आपने देखा होगा, आपने एक चावल की थैली खरीदी, चावल की थैली मान लो 495 रुपए की है क्या। आपने देखा होगा ना, 999, 499, 599। भैया देखो, बिजनेसमैन का दिमाग कितना तेज होता है। यदि आपको बता दें 499 की चीज होगी तो उसमें 400 रुपए के हिसाब से टैक्स लगेगा। कितना, 400 रुपए के हिसाब से टैक्स लगेगा। परंतु आपको बता दें, अगर वो 500 रुपये हम कर देंगे तो उसमें 500 रुपये के हिसाब से टैक्स लगेगा, यानी लगभग लगभग वो अपना 1 रुपये छोड़कर अपना बहुत जो बड़ा टैक्स का होता है वो टैक्स का पैसा बचा लेते हैं। इसीलिए आपने मॉलों में देखा होगा, उसके अलावा आपको बता दें इंटरनेट पे जो सेल लगी होती हैं वो 499, 299, 399, है ना। इस प्रकार की सेलें आपने देखी होंगी। इसका महत्वपूर्ण कारण तो ये रहता है, अब आपको समझ में आ रहा है ना धीमे धीमे कि हम किस प्रकार टैक्स को पे करते हैं। अभी नहीं आ रहा होगा, अब समझो। आपने एक चावल की थैली ली, चावल का बोरी ली या चावल की थैली ली, और उसमें रेट लिखा हुआ है 599 रुपये। 599 रुपये लिखा है या 500 रुपये लिखा है, ये तो कंपनी का अलग टैक्स चलता है, वो आपको कोई मतलब नहीं है। आप किस प्रकार टैक्स भरते हैं आप समझिए। तो भैया आपने पहले ही जैसे 500 रुपये पे किए, और 500 रुपये पे करके आप लेके आ गए क्या, चावल की थैली लेके आ गए। लेकिन समझिए, अब आप सोच रहे होगे कि भैया हमने तो टैक्स भरो ही ना है, दुकान वाला तो हमसे टैक्स मांगते ही ना है। भैया सुनो, आपको बता दें, जो 500 रुपये है ना, वो टैक्स जुड़ के 500 रुपये है। यानी आप जो पेमेंट है ना, जो आपने पैसा है ना, वो आप पहले ही सरकार को दे चुके हैं। अब चाय पत्ती के माध्यम, छोटे छोटे जो सामान परचेस करते हैं मार्केट से, अगर आप 5 रुपए की बिस्किट जो आता है ना, वो गुड्डे वगैरह, जिस ये सारे जो बिस्किट आते हैं, बिस्कुट आते हैं जो, इसमें भी आप टैक्स को पे करते हैं, बस से छोटे से माध्यम के रूप में, लेकिन आप किसी ना किसी माध्यम से सरकार को टैक्स दे रहे होते हैं। मैं आपको बता दूं टैक्स सरकार के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर बात आई है टैक्स की, तो यहाँ पर समझ लो, मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कराना चाहता हूँ जिससे कि आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो। समझिएगा, टैक्स क्यों उत्पन्न है। आप लोग सोचते हो कि हमारे बगल की यार वो सड़क टूट रही है, सड़क का निर्माण नहीं हो रहा, हाईवे टूट रहे हैं, लाइटें नहीं लग रही हैं। भैया ये सारा काम जो होता है आपके टैक्स से ही होता है। जो आप टैक्स का जो पैसा देते हैं वो उल्टा आपको घूम के आपके पास ही मिलता है। आपको बता दें, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आपको बताऊं, जैसे मान लो सड़क बन रही है, तो सड़क में एक क्या होता है, खराब क्वालिटी का अगर ठेकेदार प्रोडक्ट यूज़ कर रहा, खराब क्वालिटी के कंक्रीट वगैरह यूज़ कर रहा, तो पता लोग बाग उसको मना नहीं करेंगे, उसकी रिपोर्ट नहीं करेंगे। पता क्या कहेंगे, कहेंगे ये थोड़ी ना हमारे घर का बन रहा। अब उन लोगों को सिर्फ इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही, तुम्हारे घर का नहीं बन रहा, लेकिन तुम्हारे पैसे से बन रहा। तुम्हारे घर का तो नहीं बन रहा, लेकिन तुम्हारे पैसे से बन रहा। आपको हर चीज़ का ऑप्शन करना चाहिए कि भैया इस चीज़ में ये अच्छा लगाओ, अच्छा मटेरियल लगाओ, अच्छा। आप उसको ऑप्शन कर सकती हो। आप ठेकेदार से कह सकते हो कि भैया अच्छी चीज़ यूज़ करो आप हमारे लिए, है ना। और आपको यह पूरा अधिकार सरकार देती है। अगर वो नहीं मानता है तो जाकर आप उस पर, उसके बड़े अधिकारी से उसकी क्या कर सकते, शिकायत कर सकते हैं। तो आपके यहाँ जब अच्छी क्वालिटी का सामान लगेगा, आपकी सड़कों पर जो अच्छी क्वालिटी का कंक्रीट वगैरह यूज़ होगा, तो वो लंबे समय तक चलेगा, है ना। तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा आपको। तो आपको जागरूक रहना चाहिए। जब भी कोई नालियाँ वगैरह बन रही हैं तो उसको आपको पूरा फोकस करना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि इसमें मेरा पैसा लगा हुआ है, आपको एहसास होना चाहिए। बशर्ते आपकी डायरेक्ट जेब से, ऐसा नहीं है कि आपकी बैंक से 500 रुपये कट गए सीधे, ऐसा नहीं होता है, इसलिए आपको एहसास नहीं होता है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, वो टैक्सेस भरते हैं, और वो इतनी बड़ी क्वांटिटी में भरते हैं। भैया आपको बता दें, उनकी वजह से तो सारी सड़कें बन रही हैं, उनकी वजह से तो भारत का विकास हो रहा है। एक बड़ा अमाउंट होता है, वो बिजनेसमैन वो होते हैं, वो सरकार को देने का कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सरकार को टैक्स नहीं देंगे तो सरकार किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाएगी। आपको बता दें, जो सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो पेमेंट होती है वो आपसे ही, आपका जो टैक्सेस आता है उसी में से दी जाती है। इसके अलावा आपकी सड़क हो गया, पुल हो गया, नदी पुल, झरने, जितने भी जिस चीज़ का भी जो निर्माण किया जाता है, निर्माण कार्य हो गया, सभी चीज़ें ये सभी आपके टैक्सेस के आधार पर ही किया जाता है। तो हमें जागरूक रहना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर हम धर्म की बात कर ले यहाँ पर, तो धर्म के नाम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। चाहे वो वैष्णो देवी की बात हो जाए, चाहे मक्का मदीना की बात हो जाए, किसी भी जगह की बात हो जाए, वहाँ का जो धन होगा वो आपके अपने धर्म पर ही लगा सकते हैं। पूरा पैसा अपने धर्म पर लगाओ, उसमें कोई भी क्या है, कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता है।
क्लियर बात, इतनी बात समझ में आ गई ना। अगले पॉइंट के हम और चलने का कार्य करते हैं, अनुच्छेद नंबर 28 की ओर। इसमें कहा गया है सरकारी धन से चल रहे संस्थानों पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। भैया किसी भी सरकारी, अगर हम बात करें तो किसी भी सरकारी कॉलेज की बात करें, स्कूल की बात करें, किसी भी जगह की बात करें, तो वहाँ पर आप सरकारी क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आप किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती है। किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, सर आप तो ये झूठ बोल रहे हैं, कह रहे सर ऐसा तो नहीं है, हमें तो उर्दू पढ़ाई जाती है, हमें तो संस्कृत पढ़ाई जाती है। मुस्लिम वाले कहेंगे हमें संस्कृत पढ़ाई जाती है, और हिंदू वाले कहेंगे कि नहीं हमें तो सर उर्दू पढ़ाई जाती है। भैया सुनो, एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी बात कहना चाहूँगा मैं। अक्सर जो चीज़ हमें दिखती है वो सिक्के का एक पहलू रहता है, उसका दूसरा पहलू हमें जानना होता है। तो बात करें प्रमुख रूप से अगर हम, तो यहाँ पर समझिएगा आप विशेष रूप से कि जो आपको बता दें संस्कृत है ना, संस्कृत एक भाषा है, ना कि किसी धर्म का ग्रंथ वगैरह। आपको बता दें संस्कृत एक भाषा है, ना कि किसी धर्म से रिलेटेड। इसके अलावा मैं आपको बता दूं उर्दू की अगर बात करें तो उर्दू भी एक भाषा है, ना कि किसी धर्म से रिलेटेड। समझिए दोनों चीज़ों को, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। यदि आपके स्कूलों में अगर धर्म की शिक्षा देना प्रारंभ कर दी जाती है, तो ये कहीं ना कहीं आपको बता दें, भारत में जो संख्या आपको बता दें ना, सब समाज, सब सर्तव्य और सभी जातियाँ, सभी धर्मों को पाए जाने वाला देश है, तो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ प्रारंभ हो जाएंगी। अपने अपने धर्म को ऊंचा बता दिया जाएगा कि नहीं हम बड़े हैं, उनने कहा हम बड़े हैं। इसी चक्कर में कोई पढ़ने पर तो फोकस ना करेगा, बशर्ते धर्म का व्यापार होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस चीज़ पर विशेष फोकस दिया जाता है कि सरकारी संस्थानों में चल रहे, नोट योर पॉइंट भैया जी, सरकारी संस्थानों से चल रहे वहाँ पर आपको किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, सरकारी धन से चल रहे, मैं बार बार कह रहा हूँ सरकारी धन से चल रहे हैं। प्राइवेट में तो आप आश्रम भी खोल सकते हैं, आप आश्रम खोलिए, वहाँ पर अपने धर्म की शिक्षा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ट्यूशन दीजिए, 2 घंटे का लेक्चर मारिए। बाबा हैं बड़े बड़े महंत ऋषि वगैरह हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े अगर बात करें तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं, भले उन्हें हो चाहे ना हो, लेकिन ज्ञान बहुत देंगे। तो उन पे थोड़ी ना कोई रोक टोक है, तो वो दे सकते हैं, आप भी दे सकते हैं, आपका मन जहाँ हो, लेकिन संस्कारी सरकारी संस्थानों में नहीं दे सकते आप, नोटेड। ठीक है, सरकारी संस्थानों से चल रहे, ठीक है, चल रहे में जो सरकारी जो धन से चल रहे संस्थानों में आप धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर आप देखो नोट में मैंने लिख भी दिया, संस्कृत की अगर बात करें तो संस्कृत एक भाषा है, ना कि हिंदू धर्म का धार्मिक शिक्षा, ना कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो उर्दू एक क्या है, उर्दू तथा अरबी एक भाषा है, ना कि इस्लाम धर्म की शिक्षा, ना कि इस्लाम धर्म की शिक्षा। अतः अगर हम बात करें सरकारी मदरसे में अनुच्छेद नंबर किसका 28 का उल्लंघन नहीं करता है। मदरसे में क्या भैया उर्दू पढ़ाई जाती है, उर्दू हो गया, अरबी भाषा हो गई, तो उर्दू पढ़ाई जाती है विद्यार्थियों। तो सरकारी जो मदरसे की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद नंबर 28 का उल्लंघन नहीं करते हैं, क्योंकि उर्दू एक भाषा है, ना कि एक इस्लामिक धर्म शिक्षा। ध्यान रखिएगा, अगर हम मदरसे की बात करें प्रमुख रूप से बहुत ज़्यादा अपवाद होते हैं, एग्जामिनर आपको इसी चीज़ों में घुमाता है, और आपको इन्हीं चीज़ों में नहीं घूमना है, क्योंकि आप फ्यूचर एकेडमी XYZ से पढ़ने का कार्य कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन चीज़ें आपको यहाँ पर मैं देने का कार्य कर रहा हूँ। सरकारी मदरसे की बात करें, सरकारी जो मदरसा होता है अनुच्छेद नंबर 28 का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि मदरसे में उर्दू की शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन उर्दू एक भाषा है, ना कि एक इस्लामिक शिक्षा। मजा आई ना, आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, बहुत महत्वपूर्ण है भैया जी, याद रखिएगा। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार क्या होता है, इसमें अनुच्छेद हम पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें किस में चल रही हैं, कहना सर ये तो सारी चीज़ें मूल अधिकार में चल रही हैं, है ना। तो इसमें अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद नंबर 29 से लेकर 30 तक के बारे में बताया गया है। 29 से लेकर 30 तक के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो बात करेंगे सबसे पहले क्या, 29 से लेकर 30 तक, ध्यान रखिएगा 29 से 30 तक। तो समझिए, यहां पर समझो। अब अनुच्छेद नंबर 29 की बात करें तो अल्पसंख्यकों के हित में संरक्षण, क्या करेंगे भैया, अल्पसंख्यकों के हितों में संरक्षण करना है। यानी अल्पसंख्यक जो नीची कास्ट के होते हैं उनके बारे में हमें सोचना चाहिए, उनके बारे में ऐसा नहीं, छुआछूत की भावना मैंने आपको बता चुका हूँ, ऐसा नहीं रखना चाहिए यार। अपन लोग सब मानव हैं, और हम लोगों में एक सा ही ब्लड बहता है, एक सा ही खून बहता है यार, सब लोग एक सा से हैं। पढ़े लिखे या गंवारों जैसी बातें मत किया करें, मैं बता रहा हूँ,
ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ इसमें क्या लिखा है अनुच्छेद नंबर 29 में, आर्टिकल नंबर 29 की अगर बात करें तो इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा करने का किया है। और यहाँ कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक या भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी भी संस्था में प्रवेश नहीं रोका जा सकता, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। इसकी भाषा संस्कृति के आधार पर, क्या उसकी जाति हो गया, भाषा हो गई, संस्कृति के आधार पर उसका प्रवेश नहीं रोका जा सकता है। आर्टिकल नंबर 29 कहता है भैया जी, कहता है अल्पसंख्यकों की हमें रक्षा करनी है। किसकी? अल्पसंख्यकों। देखो आपको बता दें, प्रमुख रूप से अगर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो अल्पसंख्यक में ही आते हैं। भीमराव अंबेडकर जो हैं वो किस में आते हैं भैया जी? अल्पसंख्यक में आते हैं। लेकिन आप समझिए कितने महान व्यक्ति हैं यार वो। कहना सर समझ में नहीं आया, आप क्या कह रहे हैं महान व्यक्ति? भैया महान तो है यार जिसने संविधान लिख डाला। क्या संविधान लिख डाला? उन्होंने ऐसे पढ़ाई की ना, जीवन में कोई कर ही नहीं सकता। उन्होंने, आपको बता दूं मैं, खिड़की में झांक कर पढ़ाई की। आपको बता दें अल्पसंख्यकों की उस समय की अगर बात करें तो इतनी स्थिति खराब थी, इतनी स्थिति खराब थी कि हद से ज़्यादा। वहाँ पर लोग, पता, अल्पसंख्यकों को बैठने नहीं दिया जाता था। कहते थे कि मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है आपको, मंदिर पे चढ़ जाओगे तो सीढ़ियाँ खराब हो जाएंगी। उसके घर पे अगर कोई आ जाता था तो गंगा जल छिड़क देते थे। भैया ऐसा ऐसा करते थे ना कि हद से ज़्यादा। बहुत वैसा भी लगता है यार, ऐसी चीज़ें आप लोग जानते हो ना। तो इस प्रकार का था। लेकिन जब जिस व्यक्ति ने, कहती नहीं, उगते सूरज को दुनिया प्रणाम करती, भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा तो दुनिया ने तब तो प्रणाम किया ही किया। लेकिन आने वाली आज, तब से लेके तभी सभी तक की जितनी पीढ़ियां अब आएंगी, भीमराव अंबेडकर को दोनों हाथों से इस प्रकार नमन करने का कार्य करेंगी। क्योंकि उन्होंने ऐसा काम कर डाला। कहते नहीं है व्यक्ति कुछ महान होते हैं, उनके जीवन में संघर्ष, मैं बताता हूँ ना भैया आपको कि जीवन में जितना संघर्ष होगा कहीं ना कहीं आप उतने ही आगे बढ़ने का कार्य कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो क्या है अल्पसंख्यकों की रक्षा, तो ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण था ये आर्टिकल। तो उन लोगों को मारा जाता था, बहुत ज़्यादा अल्पसंख्यकों के साथ क्या होता था, अत्याचार वगैरह होते थे। इसलिए क्या किया गया, आर्टिकल नंबर 29 के तहत अल्पसंख्यकों के हित के लिए संरक्षण सोचा गया। इसके में अल्पसंख्यकों की रक्षा यह कहा गया कि यह किसी भी अल्पसंख्यक या भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी भी संस्था में प्रवेश नहीं रोका जा सकता। अगर बात करें आर्टिकल नंबर 20 की, अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 20 की, तो अल्पसंख्यकों को शिक्षा का प्रावधान। देखो क्या था कि जो अल्पसंख्यक रहते कहीं ना कहीं गरीब थे, और गरीब रहने के कारण उनको नॉलेज नहीं थी, वो पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए दूसरे की चाकरी करना, दूसरे की नौकरी करना को रेफर करते थे वो, है ना। तो अब क्या क्या कहा गया, आर्टिकल नंबर 30 में कहा गया कि भैया अल्पसंख्यक यदि जो उनको पढ़ाना है, क्या अल्पसंख्यकों की शिक्षा का संरक्षण, यानी शिक्षा देनी है अल्पसंख्यकों लोगों के लिए, उनके लिए आरक्षण भी है। आपने पता होगा पिछड़ी वर्ग के लिए, ओबीसी एसटी एसटी के लिए आरक्षण विशेष प्रकार से दिया जाता है। यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने में अगर वह संकोच करता है, क्या करता है, संकोच करता है, तो अल्पसंख्यक अपनी पसंद की एक संस्था खोल सकता है और उसके लिए जो पैसा होगी वो सरकार देगी। यदि आप बड़े बड़े लोग, ज़्यादा मतलब बड़ी बड़ी उसमें ज़्यादा जनरल लोगों का वो है, या अनकम्फर्ट फील कर रहा है, वो अल्पसंख्यक बहुजन लोगों का बहुत ज़्यादा रोल है उसमें, और आप अल्पसंख्यक हैं और आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं यार यहाँ पे मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, तो आप सरकार से क्या, बिना संकोच करे आप अपना संस्थान खोल सकते हैं, आप अपना खुद पढ़ सकते हैं, लोगों को पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए जो पैसा होगा वो सरकार देगी संस्था खोलने के लिए। ठीक है, आगे बात समझ में। इसके अलावा बात करेंगे आर्टिकल नंबर 31 की। आर्टिकल नंबर 31 में करें तो भैया देखो, मूल अधिकार समाप्त हो रहा है, आज खत्म होने वाला है। आर्टिकल नंबर 32 पर मूल अधिकार खत्म हो जाएगा, फिर भाग नंबर 3 की बात करेंगे। तो अनुच्छेद नंबर 31 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 31 की बात करें तो इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा है। किसकी है? पैतृक संपत्ति की चर्चा है, जो मूल अधिकार था, किंतु 44वें संविधान संशोधन के तहत सन 1978 द्वारा इसको हटा दिया गया। क्या कर दिया गया? इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, और इसको लग दिया गया अनुच्छेद नंबर 300 का में जोड़ दिया गया। किस में जोड़ दिया गया भैया? इसको अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 300 का में जोड़ दिया गया। समझिए भैया, मैंने आपको बता चुका हूँ कि क्यों आखिर जो क्या बोलते हैं, संपत्ति का जो अधिकार था वो क्यों हटा दिया गया, क्यों महत्वपूर्ण था, मैं बता चुका हूँ आपको। पिछली वीडियो जाइए तो आप देखिए, तो एक बार प्ले लिस्ट में जाइए, मज़ा आ जाएगा भाई साहब। ऐसा कंटेंट पढ़ा दिया ना, थर थर कांपने लगेगा एग्जाम, क्या
थर थर कांपने का कार्य करेगा। तो एक बार देखो, आर्टिकल नंबर 31 कहता है इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा है और इसमें 44वें संविधान संशोधन सन 1978 के तहत इस मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया और इसको क्या बना दिया गया, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसको यानी संपत्ति का अधिकार को 300 का में जोड़ दिया गया है। अब समझो, इतनी बात समझ में आ गई क्या ना सर? इतनी तो बात समझ में आ गई। यहाँ पे थोड़ा सा और बता दो। देखो यहाँ पे देखो, मूल अधिकार सरकार या जनता कोई भी नहीं छीन सकता है, जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती बल्कि सरकारें छीन सकती हैं। कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती है, बल्कि कानून या सरकार छीन सकती है। आगे बात समझ में? कहना सर आ गया, अब तो कोई चिंता ही नहीं बची, अब तो मजा आ गया। क्या पढ़ने में मजा आ गया? देखो भैया, अगर मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार को ना ही जनता छीन सकती है, ना ही सरकारें छीन सकती है, कोई भी मूल अधिकार को नहीं छीन सकता है। लेकिन कानूनी अधिकार की अगर हम बात करें तो कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती है, बल्कि इसको कानून छीन सकता है या सरकारें छीन सकती हैं। ये संपत्ति अधिकार को 300 का में रख दिया गया कि संविधान संशोधन के तहत आपको बता दें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। कहना सर 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, कितने 1978 के तहत। एक बार रिवीजन करते हैं बेहतरीन तरीके से। बात करें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की तो इसमें अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बारे में प्रमुख रूप से चर्चा की गई है। आर्टिकल नंबर 27 की बात करें तो इसमें धार्मिक कार्यों पर रखे धन पर टैक्स नहीं लगेगा। आर्टिकल नंबर 28 की बात करें तो सरकारी धन से चल रही संस्थान में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। संस्कृत एक भाषा है, हिंदू धर्म का ग्रंथ नहीं, धार्मिक शिक्षा नहीं है। इसी प्रकार अगर हम उर्दू और अरबी की बात करें तो ये भी क्या एक भाषा है, इस्लाम धर्म की शिक्षा नहीं। अतः सरकारी मदरसे आर्टिकल नंबर 28 का उल्लंघन नहीं करते हैं। संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल नंबर 29 से लेकर 30 तक बस में वार्ता की गई है। आर्टिकल नंबर 29 में बात करें तो अल्पसंख्यकों के हितों में संरक्षण की बात की गई है। इसमें अल्पसंख्यकों की शिक्षा रक्षा 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 यह कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्थान में प्रवेश नहीं रोक सकते। आर्टिकल नंबर 30 की बात करें तो अल्पसंख्यकों पर शिक्षा संरक्षण। अल्पसंख्यक यदि बहुजन लोगों के बीच में शिक्षा लेने में संकोच करता है तो वह अल्पसंख्यक अपनी पसंद की संस्था खोल सकता है और उसके लिए जो धन होगी वो सरकारें देगी। आर्टिकल नंबर 31 की बात करें तो इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा है, इसको मूल अधिकार से हटा दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटा दिया गया और इसको कानूनी अधिकार में जोड़ दिया गया है। कानूनी अधिकार में जोड़ दिया गया है और कानूनी अधिकार को 300 का में रखा गया है, यानी संपत्ति को अब जो संपत्ति का अधिकार तो 300 का में रखा गया है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा भैया जी कि जो मूल अधिकार होता है ना ही आपसे जनता छीन सकती है, ना ही आपकी सरकारें छीन सकती हैं। जबकि अगर कानूनी अधिकार की बात करें तो ना आपसे जनता तो छीन ही नहीं सकती, बल्कि सरकारें आपसे उस अधिकार को या उस चीज़ को ले सकती हैं, नहीं सरकार के अंडर में वो चीज़ आ जाती है। कैसी लगी आज की क्लास? जानदार शानदार थी कि नहीं थी भैया? आर्टिकल नंबर 32 के बारे में कल हम बात करने का कार्य करेंगे और इसके अलावा कल हमारा क्या हो जाएगा, मूल अधिकार का समापन भी हो जाएगा। मूल अधिकार हमने कंप्लीट पढ़ लिया। कैसी लगा मूल अधिकार बताइएगा ज़रूर इस बार, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। क्या भैया जी? बहुत मेहनत करते हैं। इसके बाद स्टार्ट होगा भाग नंबर 4। 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं और कल भाग नंबर 4 को पढ़ेंगे। ठीक है, कल नहीं परसों पढ़ेंगे। क्या था कि कल तो अपना वो खत्म होगा ना मूल अधिकार। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो विद्यार्थी नए हैं वो सपोर्ट करना पड़ेगा चैनल पर। देखो मैं आपको पूरा कंटेंट फ्री में दे रहा हूँ, मुझे एक भी रुपए नहीं चाहिए आपसे, बदले में सिर्फ वो गुरु दक्षिणा के तौर पर सिर्फ मांगता हूँ। तो क्या मांगता हूँ यार? लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और उसका भी आप लोगों को कोई पैसा नहीं देना पड़ता है यार, ये तो सिर्फ आपकी मर्जी करती है। चैनल को सपोर्ट करिएगा, आनंद आएगा, मज़ा आ जाएगा भैया। बता रहा हूँ मैं, डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन विशेष तौर पर फोकस करिएगा, सिलेक्शन हो जाएगा 2023 के अंतिम तक। और आप लोगों की डिमांड पर नए टीचर भी आएंगे, चिंता मत करिएगा, थोड़ा सा समय लग सकता है परंतु आएंगे बेस्ट ही टीचर। क्या बेस्ट ही टीचर आएंगे? क्योंकि मुझे वो जुनून चाहिए जो आप लोगों के अंदर जुनून है ना पढ़ने का, वही जुनून होना चाहिए टीचरों के अंदर पढ़ाने का। तभी पता, जब दोनों पलने भारी होते ना तब पढ़ने में मज़ा आता, दोनों चीज़ें बराबरी पे होती ना तब बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। तो ऐसे ही टीचर खोज रहा हूँ मैं, जो जिस प्रकार का जुनून आप में है ना वही जुनून उन लोगों में होना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं गजब लाजवाब
बेहतरीन, गजब, लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूंगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से भैया, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से फटाफट, जल्दी से भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मज़ा आ जाएगा। क्योंकि आज की चीज़ें भैया बहुत प्रमुख थी। क्या थी? बहुत प्रमुख थी आज की चीज़ें, ठीक है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर करो। भैया नोट्स डेली बनाइएगा, मैं बता रहा हूँ। अपने हाथों से नोट्स बनाने का कार्य करिए जिससे आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो, ठीक है। नोट्स देखो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आपको वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि नहीं भैया ये चीज़ हमने यहाँ पर लिखी थी, तो यहाँ से यहाँ ये क्या करना है, समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं, आप पर फोकस करती हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी से।